सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के 10वें फिल्म के बारे में, जिसका नाम है द स्पाई हु लव्ड मी। बॉन्ड फ्रेंचाइज की बाकी 9 फिल्मों को हम ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले बाकी 9 फिल्मों की एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देखें। इस बार बॉन्ड को मिशन मिलता है कि वो पता लगाए कि समुद्र से 2 सबमरीन कैसे गायब हो गई, और वो दोनों सबमरीन ब्रिटिश और रशियन गवर्नमेंट की थी। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने समंदर का दृश्य आता है, और यहाँ पे हम समुद्र के अंदर ब्रिटिश सबमरीन को देखते हैं, जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन है, और सारी चीजें ठीक चल रही होती हैं। तभी थोड़े समय के बाद इस सबमरीन के अंदर के सारे लोगों को एहसास होता है कि उन पर हमला हो चुका है और अभी उनका सबमरीन बहुत बड़े खतरे में है, और देखते ही देखते ये सबमरीन गायब हो जाता है। तभी हमारे सामने मॉस्को का दृश्य आता है, और यहाँ पे हम केजीबी के हेडक्वार्टर को देखते हैं। केजीबी का मतलब होता है कमिटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी, और जिस तरीके से इंग्लैंड में MI6 काम करती है, उसी तरीके से रशिया में केजीबी काम करती है। और यहाँ पे हम केजीबी के हेड को देखते हैं, जिसे अभी पता लगा है कि रशिया का भी न्यूक्लियर सबमरीन चोरी हो चुका है, जिस तरीके से इंग्लैंड की सबमरीन चोरी हुई थी। इसीलिए अब केजीबी के हेड कॉल करते हैं अपने सबसे काबिल एजेंट को, जिसका नाम है XXX। लेकिन XXX इसका एजेंट नेम है, और इसका असली नाम है आनिया अमासोवा। और आनिया यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, और इसका बॉयफ्रेंड भी एक रशियन एजेंट है। और अब यहाँ पे केजीबी का हेड आनिया को बताता है कि उसे उन सबमरीन को ढूंढना पड़ेगा, जो कि अभी समुद्र से गायब हुई है, और आनिया भी इस मिशन पे जाने के लिए तैयार है। तभी आनिया को पता लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड को भी एक मिशन पे भेजा जा रहा है, वो भी ऑस्ट्रिया। और फिर हमारे सामने लंदन का दृश्य आता है, जिसे अभी खबर मिली है कि ब्रिटिश सबमरीन गायब हो चुका है, और उस सबमरीन को ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर सबमरीन है। और इस बात को सुनते ही एम संदेश भेजता है जेम्स बॉन्ड को। तभी हम बॉन्ड को देखते हैं, और बॉन्ड हमेशा की तरह अपनी अय्याशियों में व्यस्त है। तभी उसे बॉन्ड का संदेश मिलता है, और बॉन्ड अभी ऑस्ट्रिया में होता है, इसीलिए वो वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। और जल्दी ही बॉन्ड यहाँ से निकल पड़ता है, और हम देखते हैं कि बॉन्ड अभी बर्फीले पर्वत पे था, इसीलिए वो इसकी की मदद से यहाँ से बाहर निकल रहा है। और जैसे ही बॉन्ड यहाँ से थोड़ा दूर निकलता है, उसे पता लगता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, और ये लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बॉन्ड अपनी रफ्तार को बढ़ा देता है, और फिर आंधी की रफ्तार से यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इसके पीछे जो लोग पड़े हैं, वो लोग भी इसी रफ्तार के साथ बॉन्ड का पीछा करने लगते हैं, और वो जल्दी ही बॉन्ड के नजदीक पहुँच जाते हैं। और नजदीक पहुँचते ही वो बॉन्ड पे गोलियां चलाने लगते हैं। फिर भी बॉन्ड यहाँ से भागता रहता है, और जल्दी ही वो पलटवार करता है, और वो इन सारे लोगों में से एक आदमी को मार देता है। और जैसे ही वो आदमी नीचे गिरता है, हमें उसकी शक्ल देखने को मिलती है, और हमें पता लगता है कि ये आदमी आन्या का बॉयफ्रेंड है। लेकिन बॉन्ड को यहाँ पे इसको मारने के बाद भी छुटकारा नहीं मिलता, अभी भी कुछ लोग उसका पीछा करते रहते हैं। इसीलिए बॉन्ड एक बहुत बड़े पर्वत से नीचे कूद जाता है, और वो नीचे गिरते ही जाता है, और ऐसा लगता है कि बॉन्ड अब जल्दी ही नीचे गिरने वाला है। तभी बॉन्ड अपना पैरासूट खोलता है, और वो आसानी से इस जगह से बाहर निकल जाता है। तभी हमारे सामने फिर से मॉस्को का दृश्य आता है, और हम केजीबी के हेडक्वार्टर को देखते हैं, और यहाँ पे हमें आन्या देखने को मिलती है। और आन्या को बताया जाता है कि उसे अभी के अभी उस सबमरीन को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आन्या को यहाँ पे एक बुरी खबर भी मिलती है कि बॉन्ड ने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया है। लेकिन आन्या इन सारी चीजों को परे रख करके अपने मिशन पे निकल जाती है। तभी हम बॉन्ड को देखते हैं, जो कि इंग्लैंड पहुंचता है, और यहाँ पे बॉन्ड की मुलाकात होती है इंग्लैंड के डिफेंस मिनिस्टर से। और फिर वो बॉन्ड को पूरी बात बताते हैं कि हमारे सबमरीन को बहुत ही प्लानिंग के साथ गायब किया गया है, क्योंकि जिसने भी गायब किया है उसे पता था कि हमारा सबमरीन कहाँ से आ रहा है और हमारा सबमरीन कहाँ जा रहा है। और उसके साथ साथ बॉन्ड को ये भी बताया जाता है कि इजिप्ट में इनके सबमरीन की होने की आशंका है, इसीलिए बॉन्ड को अब इजिप्ट जाना पड़ेगा। इसीलिए बॉन्ड भी इजिप्ट के लिए निकल पड़ता है। तभी हमारे सामने अटलांटिस महासागर का दृश्य आता है, और यहाँ पे हम अंडर वाटर एक आदमी को देखते हैं, जिसका नाम है कार्ल स्ट्रोमबर्ग। और कार्ल ही वो आदमी है जिसने उन दोनों सबमरीन्स को गायब किया है। और यहाँ पे कार्ल के सामने 2 वैज्ञानिक होते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक लड़की होती है, जिसे कार्ल एक बटन दबाने के साथ अपने पूल में फेंक देता है, जहाँ पे शार्क होती है, और वो उस लड़की को मार देती है। और कार्ल ने इस लड़की को इसलिए मारा है क्योंकि इस लड़की ने उसे धोखा दिया था। फिर कार्ल इन दोनों वैज्ञानिकों से बातें करता है, और उन्हें यहाँ से एक हेलीकॉप्टर से भेज देता है। लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर हवा में होता है, कार्ल उसे भी ब्लास्ट कर देता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि कार्ल कितना खतरनाक आदमी है। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे कार्ल का पूरा अंडर वाटर हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ हम कार्ल के सबसे खतरनाक कातिल को देखते हैं, जिसका नाम है जॉस। और जॉस के फौलादी दांत हैं, और जॉस अपने दांतों से किसी भी चीज को काट सकता है। तभी हमारे सामने इजिप्ट का दृश्य आता है, और हम यहाँ पे बॉन्ड को देखते हैं। और घंटों चलने के बाद बॉन्ड यहाँ पे एक आदमी के पास पहुँचता है, जो इजिप्ट में उसकी मदद करने वाला है। और यहाँ आने के बाद बॉन्ड को इस आदमी से बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं। यहाँ पे बॉन्ड को मैक्स काल्बा नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है, जिसके पास एक माइक्रोफिल्म है, और उस माइक्रोफिल्म से सबमरीन को ट्रैक किया जा सकता है, और पता लगाया जा सकता है कि आखिर वो सबमरीन अभी कहाँ पे है। लेकिन मैक्स काल्बा से मिलना इतना आसान नहीं है। मैक्स काल्बा से मिलने से पहले उसके बहुत सारे आदमियों से मिलना पड़ेगा। इसीलिए बॉन्ड निकल पड़ता है काल्बा के आदमियों से मिलने के लिए, और वो पहुँचता है काल्बा के एक आदमी के घर पे, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। और वो लड़की बॉन्ड को अपनी बातों में रिझाने लगती है, ताकि वो बॉन्ड को आसानी से मार सके। इसीलिए
जब वो लड़की बॉन्ड को किस कर रही होती है तभी पीछे से एक आदमी बॉन्ड पर निशाना साधे हुए होता है, लेकिन बॉन्ड को इस बारे में पता होता है, इसीलिए वो आदमी जैसे ही गोली चलाता है बॉन्ड उस लड़की को आगे कर देता है। तभी कुछ लोग यहाँ पे बॉन्ड पे हमला करने लगते हैं और यहाँ पे हम कार्ल के एक कातिल को देखते हैं जो कि बॉन्ड को मारने की कोशिश करने लगता है और इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई चलती है। लेकिन अंत में बॉन्ड इस आदमी को छत से लटका देता है और उसे मारने की धमकी देता है और मैक्स काल्बा के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि मैक्स काल्बा के पास पहुंचने से पहले तुम्हें फेकिश के पास जाना पड़ेगा और फेकिश तुम्हें पिरामिड के पास मिलेगा। इसीलिए बॉन्ड पहुंचता है पिरामिड के पास और उसे फेकिश नजर भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे फेकिश के साथ एक लड़की होती है और ये लड़की होती है आन्या, यानी कि रशियन केजीबी एजेंट, और बॉन्ड की नजर अभी इन दोनों पे होती है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे जॉस को भी देखते हैं और अब फेकिश आन्या से बात कर ही रहा होता है तभी फेकिश की नजर पड़ती है जॉस पे और जॉस को देखते ही फेकिश बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के मारे यहाँ से भागने लगता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक दरवाजे को जंजीर से बांधता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पे जॉस आता है और अपने फौलादी दांतों से वो इन जंजीरों को काट देता है और फिर पहुंचता है फेकिश के पास और अपने दांतों से उसका गला काट देता है और फेकिश की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तभी थोड़ी समय के बाद यहाँ पे बॉन्ड पहुंचता है और वो देखता है कि फेकिश मर चुका है। लेकिन बॉन्ड को यहाँ पे फेकिश के जेब में एक डायरी मिलती है जिससे उसे पता लगता है कि मैक्स काल्बा आखिर उसे कहाँ पे मिलेगा। इसीलिए अब बॉन्ड पहुंचता है उस जगह पे जहाँ उसे मैक्स काल्बा मिलने वाला है। और जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे पहुंचता है बॉन्ड की मुलाकात होती है आन्या से और आन्या और बॉन्ड एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि आन्या को बॉन्ड के बारे में सारी चीजें पता है। वो बॉन्ड को बताती है कि वो MI6 का एजेंट है और वो उसके सारे मिशंस के भी बारे में बताती है। और आन्या यहाँ तक कहती है कि बॉन्ड की एक बार शादी भी हुई थी और इससे हमें पता लगता है कि आन्या को बॉन्ड के बारे में हर चीज पता है। और अपनी पत्नी के बारे में सुनने के बाद बॉन्ड को भी पता लग जाता है कि आन्या कितना कुछ जानती है उसके बारे में। और उसके साथ साथ हम बॉन्ड की आंखों में देख पाते हैं कि वो अपनी पत्नी को कितना मिस करता है। और यहाँ से अब इन दोनों के बीच बातें शुरू होती हैं और इन दोनों को पता लगता है कि ये दोनों यहाँ पे एक ही चीज की तलाश में आए हैं और ये लोग अपने मिशन को आगे बढ़ाने ही वाले होते हैं। तभी हम जॉस को देखते हैं जो कि मैक्स काल्बा के पास पहुंच चुका है और जॉस मैक्स काल्बा को भी मार देता है और फिर उसके पास से माइक्रोफिल्म को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। और बॉन्ड और आन्या इस चीज को देख लेते हैं, इसीलिए वो जॉस का पीछा करने लगते हैं और ये दोनों जाकर के जॉस की गाड़ी में बैठ जाते हैं। और जॉस के साथ साथ ये दोनों पहुंचते हैं एक वीरान जगह पे जहाँ पे इन्हें कैसे भी उस माइक्रोफिल्म को हासिल करना है। फिर ये दोनों जॉस पे हमला करने की कोशिश करते हैं और उसे घायल भी करते हैं। लेकिन इसी बीच हमें इन दोनों में कंपटीशन भी देखने को मिलता है क्योंकि दोनों को ही वो माइक्रोफिल्म चाहिए। लेकिन ये दोनों ही अलग अलग देशों के लिए काम करते हैं और उसके साथ साथ अलग अलग संस्थाओं के लिए। इसीलिए दोनों अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये एक दूसरे से बेहतर है। लेकिन अंततः ये दोनों मिल करके माइक्रोफिल्म को हासिल कर लेते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जॉस इनका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन ये दोनों भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और ये जॉस को चकमा दे करके भाग जाते हैं। और भागने के बाद पहुंचते हैं एक नाव में जहाँ पे बॉन्ड उस माइक्रोफिल्म को निकालता है और उसे चेक करने लगता है। तभी आन्या बॉन्ड को बेहोश कर देती है और वो माइक्रोफिल्म को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। और जो बॉन्ड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास माइक्रोफिल्म नहीं है। इसीलिए वो पहुंचता है इजिप्ट के MI6 के ऑफिस में जहाँ पे उसे मनी पेनी मिलती है। और बॉन्ड जैसे ही अंदर जाता है उसकी मुलाकात होती है क्यू से और क्यू यहाँ पे बॉन्ड को फिर से कुछ हाईटेक गैजेट्स के बारे में बताता है। तभी बॉन्ड की नजर पड़ती है आन्या पे और बॉन्ड यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे KGB का हेड भी है। तभी यहाँ पे एम आता है और वो बताता है कि हमने फैसला किया है कि हम इस मिशन पे KGB और MI6 दोनों मिल करके काम करेंगे। इसीलिए अब ये लोग एक साथ माइक्रोफिल्म को देखने लगते हैं और यहाँ पे इन लोगों को उन सबमरीन के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगती हैं और उसके साथ साथ इन्हें कार्ल के अड्डे के बारे में भी पता लगता है जो कि सार्दिनिया में है। और अब KGB और MI6 दोनों आन्या और बॉन्ड को कहते हैं कि वो दोनों सार्दिनिया जाएं और उन सबमरीन्स का पता लगाएं। और फिर ये दोनों ट्रेन से निकल पड़ते हैं सार्दिनिया के लिए। लेकिन आन्या जब ट्रेन में एक अलमारी खोलती है तभी उसे जॉस नजर आता है और जॉस आन्या पे हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे बॉन्ड आ जाता है और वो जॉस से लड़ने लगता है। लेकिन बॉन्ड जॉस का मुकाबला नहीं कर पाता, इसीलिए जॉस यहाँ पे बॉन्ड को भी मारने लगता है। और जब बॉन्ड को लगता है कि जॉस उसे मार देगा तभी बॉन्ड एक इलेक्ट्रिक वायर निकालता है जिसे वो जॉस के दांतों में चिपका देता है, जिससे जॉस को बिजली का बहुत ही तेज झटका लगता है और वो अपने होशो हवास खो देता है। तभी बॉन्ड इस चीज का फायदा उठाता है और वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन जॉस इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है, इसीलिए जॉस एक बार फिर से बच जाता है। लेकिन इसी बीच आन्या और बॉन्ड की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और जल्दी ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और फिर ये दोनों कुछ हसीन लम्हे एक साथ बिताते हैं। और जल्दी ये दोनों पहुंचते हैं सार्दिनिया और वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है क्यू से। और क्यू यहाँ पे इन्हें एक शानदार गाड़ी देता है जिसमें कुछ बहुत ही हाईटेक हथियार होते हैं। और यहाँ पे बॉन्ड ने सबको कहा है कि वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट है और आन्या उसकी पत्नी है और वो अपने रिसर्च के लिए कार्ल से मिलना चाहता है और कार्ल भी इस चीज के लिए राजी हो जाता है। इसीलिए कार्ल इन दोनों को लेने के लिए एक लड़की को भेजता है जिसका नाम है नाओमी। और नाओमी इन दोनों को लेकर के पहुंचती है कार्ल के अड्डे पे जहाँ पे बॉन्ड मिलता है कार्ल से। और कार्ल बातों ही बातों में बॉन्ड का टेस्ट लेने लगता है क्योंकि वो पता लगाना चाहता है कि ये आदमी मरीन बायोलॉजिस्ट है या फिर कोई और। लेकिन बॉन्ड की रिसर्च बहुत ही तगड़ी होती
होती है, इसीलिए वो कार्ल के हर एक सवाल का सही जवाब देता है और कार्ल को अंत में मानना पड़ता है कि बॉन्ड एक मरीन बायोलॉजिस्ट है। इसीलिए बॉन्ड अब उसके पूरे अड्डे पे घूमने लगता है। तभी बॉन्ड को पता लगता है कि कार्ल ने एक सुपर टैंकर बनाया है जो कि बहुत ही विशाल है, लेकिन इसे अभी तक पानी में नहीं उतारा गया है। और इतनी जानकारियां इकट्ठा करने के बाद बॉन्ड यहाँ से निकल जाता है। तभी हम कार्ल को देखते हैं और यहाँ पे कार्ल के पास जॉस आता है और हमें एक आश्चर्यजनक बात पता लगती है। हमें पता लगता है कि कार्ल को पहले से पता था कि ये दोनों एजेंट हैं, इसीलिए कार्ल जॉस को कहता है कि उन दोनों को जल्दी से जल्दी मार दो। तभी हम बॉन्ड को देखते हैं जो कि आन्या को अपनी गाड़ी में बैठा करके यहाँ से जा रहा है। तभी एक बाइक उनका पीछा करने लगता है और इस बाइक से वो बहुत बड़ा रॉकेट छोड़ते हैं बॉन्ड की गाड़ी पे। लेकिन बॉन्ड की गाड़ी भी बहुत ही ज्यादा हाईटेक है, इसीलिए बॉन्ड जल्दी इस बाइक का खात्मा कर देता है। तभी हम जॉस को देखते हैं जो कि एक गाड़ी से बॉन्ड पे हमला कर रहा है, लेकिन बॉन्ड जल्दी इस गाड़ी को भी ठिकाने लगा देता है। कार्ल ने भी इन दोनों को मारने की पुख्ता प्लानिंग कर रखी है, इसीलिए उसने हेलीकॉप्टर से यहाँ पे नाओमी को भेजा है और अब नाओमी इन पे हमला करने लगती है। तभी बॉन्ड अपनी गाड़ी को लेकर के पानी में कूद जाता है और इस चीज को देखने के बाद आन्या बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। तभी हम देखते हैं कि ये कार एक सबमरीन में तब्दील हो जाती है जो कि देखने में बहुत ही शानदार लगता है। और अब बॉन्ड पानी के अंदर से ही एक मिसाइल छोड़ता है नाओमी के हेलीकॉप्टर पे और जल्दी ही नाओमी का हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है और इन दोनों को लगता है कि अब इन्हें छुटकारा मिल चुका है। लेकिन इतनी जल्दी इन्हें छुटकारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कार्ल ने अपने गुंडों को पानी के अंदर भी लगा रखा है। इसीलिए अब कुछ लोग इन पे पानी में भी हमला करने लगते हैं, लेकिन बॉन्ड जल्दी ही इन्हें ठिकाने लगा देता है। और थोड़ी देर के बाद बॉन्ड पहुंचता है कार्ल के खुफिया अड्डे पे जो कि पानी के नीचे है और यहाँ पे बॉन्ड को एक सबमरीन ट्रैकिंग डिवाइस नजर आती है, जिसे देखने के बाद इन दोनों को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कार्ल ने ही दोनों सबमरीन्स को चुराया है। इसीलिए अब ये दोनों जल्दी ही पानी से बाहर आ जाते हैं और तब ये दोनों पहुंचते हैं एक होटल में, जहां आन्या बॉन्ड से इस बात की पुष्टि करती है कि क्या वो थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रिया में था और क्या उसने उसके बॉयफ्रेंड को मारा है। और बॉन्ड आन्या के बॉयफ्रेंड की तस्वीर देखने के बाद इस बात को कबूल करता है और आन्या कहती है कि वो इस मिशन के खत्म होते ही बॉन्ड को मार देगी, क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड को मारा है। और इतना कहने के बाद ये लोग फिर से अपने मिशन पे लग जाते हैं। इसीलिए ये दोनों पहुंचते हैं एक अमेरिकन सबमरीन में और कार्ल के पानी वाले खुफिया अड्डे के पास जाने लगते हैं। तभी हम लिप्रस को देखते हैं, यानी कि उस सुपर टैंकर को, और ये सुपर टैंकर बहुत ही विशाल होता है। ये जल्दी ही अमेरिकन सबमरीन को अपने अंदर ले लेता है और यहीं पे हमें बाकी के भी 2 सबमरीन्स देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कार्ल ने यहाँ पे सारे लोगों को बंदी बना रखा है, जितने भी लोग इन सबमरीन्स में थे। तभी कार्ल यहाँ पे अपनी पूरी प्लानिंग बताता है कि वो उन दोनों न्यूक्लियर सबमरीन्स को छोड़ने वाला है अमेरिका और रशिया पे, और जैसे ही अमेरिका और रशिया पे न्यूक्लियर हमला होगा, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया से इंसानियत खत्म हो जाएगी। तब वो पानी के अंदर एक नए दुनिया का निर्माण करेगा और यहाँ का विधाता कार्ल होगा। और इतना कहने के बाद कार्ल आन्या को लेकर के यहाँ से चला जाता है। तभी बॉन्ड यहाँ के बाकी लोगों पे हमला करने लगता है और उन्हें चकमा देकर के भाग जाता है और वो सबसे पहले उन सारे लोगों के पास जाता है जो कि सबमरीन्स में कैदी थे और वो उन सारे लोगों को आजाद कर देता है, ताकि यहाँ पे बॉन्ड के पास भी कुछ लोग हो जो उन गुंडों से लड़ सके। और ऐसा ही होता है। बॉन्ड जैसे ही उन लोगों को छुड़ाता है, वो सारे लोग कार्ल के लोगों पे हमला कर देते हैं और यहाँ पे हर जगह युद्ध का माहौल बन जाता है और जल्दी ही कार्ल के सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद होता है और इन्हें पता है कि अगर ये लोग जल्दी कंट्रोल रूम तक नहीं पहुँचे और दोनों सबमरीन्स को फटने से नहीं रोका तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए बॉन्ड अपने जान पे खेल करके एक खुफिया रास्ते के द्वारा पहुंचता है कंट्रोल रूम में और वो देखता है कि वो दोनों सबमरीन्स जल्दी उन दोनों देशों में घुसने वाले हैं। इसीलिए वो उन्हें पहले ही ब्लास्ट कर देता है और उसके साथ साथ ये लोग इस सुपर टैंकर को भी ब्लास्ट करके यहाँ से निकल जाते हैं। और अब इनकी अगली योजना है कि ये कार्ल के खुफिया अड्डे को भी ब्लास्ट कर देंगे, जो कि पानी के नीचे है, जिसका नाम है एटलांटिस। लेकिन बॉन्ड इन्हें अभी ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि आन्या अभी भी एटलांटिस में है कार्ल के साथ। इसीलिए बॉन्ड इन लोगों से थोड़ा वक्त मांगता है और निकल पड़ता है आन्या को बचाने के लिए। फिर जल्दी ही बॉन्ड पहुंचता है एटलांटिस, जहां वो देखता है कार्ल को और कार्ल बातों ही बातों में अपने टेबल के नीचे छुपे हुए बंदूक से बॉन्ड पे हमला करता है, लेकिन बॉन्ड बच जाता है। फिर बॉन्ड इसी चीज का फायदा उठाता है और वो टेबल के नीचे वाले होल में ही गोली चलाता है और वो गोली सीधा कार्ल को लगती है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और अब बॉन्ड खुशी से बाहर निकलने लगता है। तभी बॉन्ड के सामने जॉस आता है और जॉस एक बार फिर से बॉन्ड को मारने की कोशिश करता है और वो बॉन्ड को मारने ही वाला होता है। तभी बॉन्ड की नजर पड़ती है एक मैग्नेट डिवाइस पे और बॉन्ड इस चीज का इस्तेमाल करता है और वो जॉस के दांतों को मैग्नेट डिवाइस से चिपका देता है और फिर जॉस को शार्क वाले पुल में फेंक देता है। लेकिन जैसे ही शार्क जॉस पे हमला करने वाली होती है, जॉस उल्टा शार्क को ही काट लेता है अपने फौलादी दांतों से और शार्क मर जाती है। तभी हम बॉन्ड को देखते हैं जो कि आन्या के पास पहुंचता है और वो आन्या को छुड़ा करके यहाँ से लेकर के भागने लगता है और ये दोनों पहुंचते हैं एक एस्केप पॉड में, जिसमें बैठ करके ये यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी अमेरिकन को लगता है कि बॉन्ड मर चुका है, इसीलिए वो पूरे एटलांटिस को तबाह कर देते हैं। तब तक बॉन्ड और आन्या वहाँ से निकल चुके होते हैं। तभी हम
आन्या के हाथ में बंदूक देखते हैं और उसने उस बंदूक को बॉन्ड की तरफ तान रखा है और वो बॉन्ड से कहती है कि ये मिशन खत्म हो चुका है, इसीलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन आन्या यहाँ पे बॉन्ड पे गोली नहीं चला पाती क्योंकि अब वो बॉन्ड को चाहने लगी है, इसीलिए अब ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी यहाँ पे MI6 और KGB वाले पहुंच जाते हैं और वो इनके एस्केप पॉड को बाहर निकालते हैं और वो जैसे ही एस्केप पॉड के अंदर झांकते हैं उन्हें ये दोनों इंटीमेट होते हुए नजर आते हैं और इसे देखने के बाद सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बॉन्ड की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। हम जल्दी ही बॉन्ड फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को अपने चैनल पे लेकर के आएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।